बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेसिड्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेसिड्यू क्या होता है, तो चलें शुरू करते हैं। इफ़ ए complex function f has an isolated singularity at a point z naught, then f has a Lorentz series representation f of z equal to summation के negative infinity to positive infinity a के z minus z naught whole power k। अगर f कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जो जिसकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z नॉट पॉइंट पर हो। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इससे पहले हम पिछली वीडियोस में इस पर बात कर चुके हैं कि सिंगुलैरिटी दो तरह की होती है, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वो होती है वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो या फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। और आइसोलेटेड तब कहेंगे हम सिंगुलैरिटी को जब उस पॉइंट के गिर्द कोई नाइबरहुड लें तो उस नाइबरहुड में कोई और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ना आए। यानी कि अगर ये एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जहाँ पर फंक्शन की सिंगुलैरिटी है, तो इस सिंगुलैरिटी को हम आइसोलेटेड कहेंगे अगर इसके गिर्द हम कोई एक ऐसा नाइबरहुड बना लें कि उस नाइबरहुड के अंदर कोई और सिंगुलैरिटी ना आए, कोई और पॉइंट ऐसा ना हो जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो या फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो सपोज कि z नॉट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है फंक्शन f के लिए। तो लॉरेंट सीरीज हम जानते हैं इस तरह समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉरेंट सीरीज को अगर ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगी, इक्वल टू फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस a माइनस टू यानी a सबस्क्रिप्ट माइनस टू डिवाइड बाय z माइनस z नॉट होल स्क्वायर प्लस a माइनस वन डिवाइड बाय z माइनस z नॉट प्लस a नॉट फिर प्लस a वन z माइनस z नॉट प्लस a टू z माइनस z नॉट होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस समेशन को इस तरह हम ओपन करके लिख सकते हैं जिसमें हमने इस पर बात की थी कि ये जो पोर्शन है यहाँ तक नेगेटिव इन्फिनिटी से, ये है प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज। जहाँ तक इस पोर्शन की बात है तो ए नॉट से लेकर ये ए वन ए टू और ये वाली टर्म्स जो सारी की सारी हैं ये है एनालिटिक पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज। अब इस सीरीज में द कोफिशिएंट ए माइनस वन, जो ये वाला कोफिशिएंट है ए माइनस वन ऑफ टर्म वन बाय जेड माइनस जेड नॉट, इस टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है इज कॉल्ड द रेजिड्यू ऑफ एफ। फंक्शन के लिए हम ए माइनस वन को रेजिड्यू कहेंगे एट जेड नॉट पॉइंट पर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ए माइनस वन, ये ए में से माइनस वन नहीं है बल्कि ए सबस्क्रिप्ट माइनस वन है, इक्वल टू रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, फंक्शन एफ का एट जेड नॉट पॉइंट। तो रेजिड्यू क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के ऊपर ये जो प्रिंसिपल पार्ट है इसमें इसका कोफिशिएंट वन बाय जेड माइनस जेड नॉट, इस टर्म का कोफिशिएंट ए माइनस वन, कोई भी नंबर हो सकता है ये। तो चलें हम देखते हैं एग्जांपल के साथ इसको। तो हमारे पास एक सीरीज है एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर थ्री बाय जेड। इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगी, वन प्लस थ्री बाय जेड प्लस थ्री स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल जेड स्क्वायर प्लस थ्री पावर थ्री बाय थ्री फैक्टोरियल जेड क्यूब प्लस सो ऑन। तो इसमें देखें ये जो पोर्शन है थ्री बाय जेड और ये आगे तमाम टर्म्स सिर्फ वन को छोड़कर ये प्रिंसिपल पार्ट है और ये जो वन है ये एनालिटिक पार्ट है। तो इसमें जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है वो z इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि अगर हम z इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये टर्म अनडिफाइन हो जाएगी, फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे f ऑफ z हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है सिर्फ यही एक पॉइंट है z इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन होता है। इसके अलावा तमाम कॉम्प्लेक्स प्लान पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो हम कहेंगे एफ ऑफ जेड हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल टू ज़ीरो, जेड इक्वल टू ज़ीरो पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो कोफिशिएंट ऑफ वन बाय जेड, ये जो टर्म है जहाँ पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ये जो टर्म है थ्री बाय जेड, तो इसमें से थ्री को छोड़ दें, वन बाय जेड, वन बाय जेड टर्म है यानी वेरिएबल है ये, और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है थ्री, यानी ये टर्म आप ऐसे लिख लें, इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, थ्री टाइम्स वन बाय जेड
तो हम क्या कहेंगे, 1/z का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो कोफिशिएंट ही रेजिड्यू होता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ 1/z a-1 इज इक्वल टू रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन f of z एट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, जो कि यहाँ 0 है। तो कोफिशिएंट क्या है, 3। तो इस तरह हमने e⁻³ का कोफिशिएंट देखा है, जो कि रेजिड्यू जो है 3 है। कोफिशिएंट के ही बराबर है 1/z टर्म के। अब इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल। सिंपल पोल पर रेजिड्यू कैसे निकालते हैं इस केस में। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि इस केस में जहाँ ये एग्जांपल हमने देखी है, इसमें ज़रूरी है कि हमें सीरीज़ फॉर्म पता हो, हमारे पास सीरीज़ गिवन हो। लेकिन अब जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमें फंक्शन की लॉरेंट सीरीज़ होना ज़रूरी नहीं है, यानी लॉरेंट सीरीज़ की फॉर्म में फंक्शन को लिखना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आपके पास फंक्शन हो तो उसी से भी आप रेजिड्यू निकाल सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को देखते हैं, रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल, यानी कि पोल ऑफ ऑर्डर 1। ये भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि सिंपल पोल क्या होता है और पोल ऑफ ऑर्डर n क्या होता है। इफ f has a simple pole at z equal to z0, then residue of f of z at z0 is equal to limit z approaches to z0 z minus z0 f of z। यानी यहाँ देखें, हम इस चीज़ से, इस लिमिट से रेजिड्यू निकाल सकते हैं। फंक्शन की सीरीज़ फॉर्म, लॉरेंट सीरीज़ फॉर्म अगर ना भी दी हो क्वेश्चन में, तो हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिमिट के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, रेजिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर n। ये सिंपल पोल था। सिंपल पोल का मतलब है कि पोल ऑफ ऑर्डर 1, यहाँ पर पोल ऑफ ऑर्डर n है। इन दोनों में जस्ट ऑर्डर का डिफरेंस है। तो जब ऑर्डर n होगा तब हम रेजिड्यू कैसे निकालेंगे। इफ f हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू z0, z0 पॉइंट पर पोल का ऑर्डर अगर nth होगा किसी फंक्शन f के लिए, देन रेजिड्यू इस तरह निकालेंगे, रेजिड्यू ऑफ f of z एट z0 इज इक्वल टू 1/n-1 फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोचेस टू z0 n-1th डेरिवेटिव ऑफ z माइनस z0 होल पावर n टाइम्स f of z। इन दोनों में फ़र्क देखें, यहाँ पर एक तो फैक्टोरियल आ गया है n-1 टर्म का, जो कि यहाँ नहीं है, और दूसरा डेरिवेटिव आ गया है, यहाँ डायरेक्टली लिमिट थी, यहाँ पर पहले हमने डेरिवेटिव लेना है n-1 डेरिवेटिव। अगर ऑर्डर 5 है तो फोर्थ डेरिवेटिव लेना होगा फंक्शन का और z माइनस z0 की पावर 5 का, इन केस के जब ऑर्डर 5 होगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, ऑर्डर 1 में और ऑर्डर n में। तो चलें इस पर भी एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम रेजिड्यू निकालते हैं जहाँ पर ऑर्डर हमें मुख्तलिफ दिया होगा। तो एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द रेजिड्यू एट ईच पोल ऑफ द फंक्शन f of z इक्वल टू 2z-1 बाय z-1 होल पावर 4 टाइम्स z प्लस 3। तो हमें रेजिड्यू निकालने हैं हर पोल पर। द पोल्स आर, पोल कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा या जहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर z-1 इक्वल टू 0 हो तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर सारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए z-1 इक्वल टू 0 करेंगे, वहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हम z प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, वहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -3। तो पोल कितने हैं, 2, एक 1 और दूसरा -3। अब हम देखेंगे पोल का ऑर्डर क्या है। z इक्वल टू -3 इज ए सिंपल पोल। z इक्वल टू -3 सिंपल पोल है। सिंपल पोल यानी पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि z प्लस 3 टर्म की पावर क्या है। तो पावर यहाँ कुछ नहीं लिखी हुई थी, तो पावर 1 है। तो अगर पावर 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल पोल। साथ ही ये z इक्वल टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 4। अब z इक्वल टू 1 इस टर्म से निकाला था z-1, इसकी पावर कितनी है, 4। तो हम कहेंगे कि z इक्वल टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 4 है पावर की वजह से। अब रेजिड्यू एट z इक्वल टू -3, हम रेजिड्यू निकालेंगे पहले पोल पर जो कि z इक्वल टू -3 है। तो उसके लिए यहाँ रेजिड्यू वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे।
यहाँ पर देखें क्योंकि z इक्वल टू -3 पर सिंपल पोल है, तो जब हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो ये वाली यूज़ करेंगे, सिंपल पोल वाली। लिमिट लगाएंगे, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, वो डेरिवेटिव वाली टर्म या nth डेरिवेटिव n-1 डेरिवेटिव हम पोल ऑफ ऑर्डर n में लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं z इक्वल टू -3, तो ये होगा रेजिड्यू f ऑफ z कोमा -3 जिस पॉइंट पर पोल है इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, जो कि इस केस में -3 है। फिर नेक्स्ट है z माइनस z नॉट, ये वाली टर्म, और उसके बाद f ऑफ z, ये सारा क्या है, फंक्शन f ऑफ z, ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखें आप तो ये z माइनस माइनस प्लस 3, ये वाली टर्म हो गई, साथ ही z प्लस 3 या नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट रह जाएगा 2z-1 बाय z-1 होल पावर 4। अब हम लिमिट लगा सकते हैं, इससे पहले अगर लिमिट लगाते तो यहाँ पर नीचे 0 हो जाता और ये इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाती, तो पहले ये सिंप्लीफाई करना है। तो जब -3 पुट करेंगे z की जगह तो 2 - 3 - 1 और नीचे -3 - 1 होल पावर 4 होगा, तो ये हमारे पास बनेगा इक्वल टू 2 - 3 - 1 बाय -3 - 1 होल पावर 4। तो सिंप्लीफाई करें, -6 -1 नीचे -3 -1 -4 पावर 4, तो ऊपर होगा -7 और नीचे -4 पावर 4 करेंगे तो वो होगा 256। तो रेजिड्यू एट सिंपल पोल z इक्वल टू -3 क्या है, -7 बाय 256, एक रेजिड्यू हमने निकाल लिया है। अब देखें यहाँ पर इस एग्जांपल में हमें लॉरेंट सीरीज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हम डेफिनेशन के ज़रिए ही लिमिट लगाकर रेजिड्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा केस है रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 सेकेंड पोल, z इक्वल टू 1 पर रेजिड्यू क्या होगा, तो रेजिड्यू f ऑफ z कोमा 1 इक्वल टू, अब यहाँ देखें हमने nth पोल वाली डेफिनेशन लगाई है, क्योंकि z इक्वल टू 1 पे पोल है पोल ऑफ ऑर्डर 4। अब ये सिंपल पोल नहीं है बल्कि ऑर्डर 4 है, तो इसका मतलब n की जगह 4 है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में हम n की जगह 4 लगाएंगे, ये n-4 - 1 3 हो जाएगा, इधर z माइनस z नॉट पावर 4 हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव हम लेंगे n-1 यानी थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ देखें 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट जो कि इस केस में 1 है, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ z माइनस z नॉट यानी z-1 होल पावर 4 और साथ में f ऑफ z, वही फंक्शन फिर से लिखेंगे। अब यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो पीछे रह जाएगा 2z-1 बाय z प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, पहले हम ये थर्ड डेरिवेटिव मालूम करते हैं ताकि थर्ड डेरिवेटिव डायरेक्टली हम लिखें और उसमें लिमिट लगा सकें। तो थर्ड डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हम इस टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे d/dz, तो ये कौन सा रूल है, कोशेंट रूल, जहाँ ऊपर भी टर्म है नीचे भी, तो कोशेंट रूल लगाएंगे हम। सेकंड एज इट इज, दूसरी टर्म है उसको सेकंड टर्म कहते हैं, ऊपर वाली टर्म को फर्स्ट टर्म, सेकंड एज इट इज, और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो z का डेरिवेटिव 1 होगा, जिसकी वजह से हमारे पास 2 रह जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो जस्ट 2 आ जाएगा। फिर क्वोशंट रूल में दरमियान में माइनस होता है तो वो लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म, ये ऊपर वाली टर्म इसी तरह, और फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो z का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो जस्ट 1 है, होल डिवाइड बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर, जो इधर डिनोमिनेटर में टर्म है उसी का स्क्वायर। अब ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 2z प्लस 3 2s आर 6, फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही -2z, फिर माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ पर होल डिवाइड बाय ये टर्म भी आएगी z प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद जब ऊपर हम देखते हैं 2z और -2z, इन दोनों की कटिंग हो रही है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दें, रह जाएगा 6 + 1 7, और होल डिवाइड बाय z प्लस 3 का स्क्वायर। तो अभी हमने जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, जो हमारे पास यहाँ हमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, इस टर्म का पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है। अब इसी डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ओवरऑल इस टर्म का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म 2z-1 बाय z प्लस 3 विच इज इक्वल टू इस टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी d/dz।
तो इसमें देखें अब ऊपर क्योंकि कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो नीचे वाली टर्म को हम ऊपर ले आएंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे d/dz 7, और ये जब टर्म ऊपर आएगी 7 के साथ मल्टीप्लाई में तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, नीचे से टर्म ऊपर लाने की वजह से पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इस पर जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो इसकी पावर सामने -2 हम सामने लिखेंगे, फिर पावर में से एक कम यानी z+3 पावर -1 लिखेंगे, बल्कि पावर माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा क्योंकि -2 -1 -3 हो जाएगा। और उसके बाद अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 होगा क्योंकि z का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा। तो जब डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे तो 7 इसी तरह -2 पावर सामने, पावर में से कम हो गया और साथ डेरिवेटिव अंदर वाली टर्म का जो कि 1 होगा। तो ये -14 z+3 पावर में -3 हो जाएगा और 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब जो थर्ड डेरिवेटिव हम इस टर्म का निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम थर्ड डेरिवेटिव लिखेंगे और यहाँ पर इस सेकंड डेरिवेटिव का एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये थर्ड डेरिवेटिव के ही बराबर होगा। d/dz -14 z+3 पावर -3, पावर सामने होगी तो -3, पावर में से एक और कम होगा तो -3 -1 -4, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 होगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 14 3 ज़ार 42 और z+3 पावर -4 जो है वो डिवाइड में लिखेंगे तो z+3 पावर 4 हो जाएगी। तो ये क्या है, थर्ड डेरिवेटिव, इस टर्म का थर्ड डेरिवेटिव इसके बराबर है। इसका मतलब अब हम लिमिट में ये पुट कर सकते हैं। यहाँ पर असल में तो हम इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/3 फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोचेस टू 1, इसकी जगह थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इसकी जगह हम डायरेक्टली अब ये लिख लेंगे 42/z+3 होल पावर 4। तो ये होगा, सो रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट पोल 1 इज इक्वल टू 1/3 फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोचेस टू 1 42/z+3 होल पावर 4, ये वाली टर्म आ गई है। उसके बाद क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, इसी तरह लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो z की जगह क्या लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू 1, तो 42/1 + 3 होल पावर 4 जो कि 42 बाय ये 3 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से, तो 3 2 और 1 तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में 1 + 3 4 पावर 4, तो ये ऊपर 42 आ गया, नीचे 6 और साथ 4 पावर 4। तो हम कटिंग करेंगे इनकी, 6 1 ज़ार 6 और 6 7 ज़ार 42, तो ऊपर 7 आ गया और नीचे 4 पावर 4, नीचे आ गया 256। तो इस तरह हमने इस एग्जांपल में जो हमारे पास एग्जांपल थी, फंक्शन था f ऑफ z इक्वल टू 2z-1 बाय z-1 होल पावर 4 z+3 होल पावर 1, इसके हमने ना सिर्फ पोल निकाले हैं, पोल के आर्डर भी देखे हैं और फिर हमने जो हमें क्वेश्चन में चीज़ चाहिए रेजिड्यू वो मालूम की है। यहाँ पर ये बात जहन में रखनी है कि हमने लॉरेंट सीरीज फॉर्म में इस फंक्शन को नहीं लिखा, बल्कि डायरेक्टली पोल की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए दोनों रेजिड्यू निकाले हैं। तो इस तरह कोई भी फंक्शन गिवन हो, आप पोल्स की मदद से उसके रेजिड्यू निकाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।